हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चल बहुत पहले से रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947 का। आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा बच्चों हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। बहुत डिटेल में नहीं है, आप लोग का जो अभी कोर्स है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन, थोड़ा थोड़ा जानकारी दी गई है। इसके बाद इस मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस जी की क्या भूमिका रही इस पूरे इसमें, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने पीछे के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, तो पहले आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो इसलिए कि लेक्चर नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपना पहले टॉपिक की तरफ, और पहला टॉपिक है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। यहाँ पर बच्चों मैंने कीवर्ड्स लिखे गए हैं, लिखे हैं जैसे कि आप जानते हो कि कीवर्ड्स लिखना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी रहता है कि जब हमारे पास एग्जाम के टाइम में बहुत कम टाइम रहता है और हम पूरे पूरे चैप्टर जो है वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किस चीज़ के लिए? उस चैप्टर को रिविजन करने के लिए। ठीक है, और फुल मार्क्स बच्चों अगर लाने हो ना, अगर फुल मार्क्स का आपका एम्बिशन है, तो इसलिए आपको चैप्टर भी जो है वो पूरे पूरे रिवाइज जो है वो करके ही जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं और आज का चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1934, जैसा कि बच्चों हमने पहले भी पढ़ा कि गांधी जी ने 1934 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी ने 1934 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। तो जिससे वो जो रेडिकल माइंडेड, यानी जो बहुत ज़्यादा जो वायलेंस का सहारा लेते थे या फिर जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते थे, तो ऐसे जो रेडिकल इंडियंस थे वो, यानी एक वर्ड अगर बोला जाए तो बोल सकते कट्टरपंथी। ठीक है, गांधी जी के हिसाब से था कि सब लोग जो है वो नॉन वायलेंस के तरीके से चले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं वो नॉन वायलेंस नहीं समझेंगे, तो इसलिए उनको वायलेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कट्टरपंथी उन्हीं लोगों को कहा गया है, और जो कि इससे बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे? कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के कैश को ट्रेन से लूटने की योजना बनाई, और यही था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रेन को लूटा गया, जिसमें बहुत सारे जो कैश थे और पैसे वगैरह थे वो उन्होंने लूट लिए गए थे, और जिसके बाद क्या हुआ कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इन सबको जो है, इनमें से कईयों को, सबको तो नहीं, कईयों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी, जोगेश, हाँ जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग जी, हाँ एच है वो, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ला आदि ऐसे कुछ लोग थे इसमें, जो कि जिन्होंने इस काकोरी ट्रेन रॉबरी को जो है वो अंजाम दिया था, यानी इस ट्रेन को जो लूटा था, और इनके हिस्से में ये जो इस ग्रुप का सबसे बहादुरी वाला जो था वो काम था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर बात आती है जुगांतर पार्टी की। ठीक है, यहाँ पर आप कीवर्ड में देख रहे हो पहले ही वाला वर्ड जुगांतर पार्टी। तो जुगांतर पार्टी जो है वो अरबिंदो घोष ने शुरू की थी। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश के अगेंस्ट एक इन्होंने आर्म्ड, या बोल सकते हैं ना आर्म्ड रिवॉल्ट, या आर्म्ड यानी जो पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ हो, ऐसे विद्रोह की जो है इन्होंने योजना बनाई। और उसी दौरान लाहौर में भगत सिंह जी, आज़ाद, राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर की हत्या कर दी। ये वही ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर थे जिन्होंने लाला लाजपत राय की जो लाला लाजपत राय की मौत के जो जिम्मेदार थे। उस समय हमने लाठीचार्ज वाला केस पढ़ा था जब। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसके बाद क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया, जिसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे उस समय। 1931 में
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। इनके अलावा भी भारत में दूसरे भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी या बोल सकते क्रांतिकारी ग्रुप थे, जो कि यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कौन कौन से थे। इंडिया हाउस यहाँ पर लिख लेते हैं, आपकी बुक में भी है। इंडिया हाउस, और जिनको बनाया गया था मदन लाल ढींगरा ने। गदर पार्टी, ठीक है, जिनको बनाया था लाला हरदयाल जी ने। फिर है बर्लिन पार्टी, जिन्हें बनाया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेने के बाद गांधी जी ने जो एक्टिव पॉलिटिकल है या एक्टिव पॉलिटिक्स है उसको छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने हरिजन की सेवा के लिए अपना काम करना जो है वो शुरू किया, यानी हरिजन की जो है वो उन्होंने सेवा की। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में इंडियंस जो कंटिन्यू विरोध कर रहे थे, इनके विरोध को शांत करने के लिए कुछ और रिफॉर्म्स या कुछ और सुधार वाले एक्ट लाए गए या रिफॉर्म्स लाए गए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो गवर्नर जनरल होता है, उसके पास सुप्रीम पावर या कह सकते हैं सारी पावर होती है। ठीक है, एक कंट्री या जिस भी स्टेट का रहता है वो उसके पास वो सारी पावर जो है रहती है। तो सेंटर यानी ब्रिटिश के पास अभी भी कंट्रोल था डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर का और साथ में रेलवे का भी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो प्रोविंसेस या स्टेट या प्रिंसली स्टेट थे, प्रोविंसेस अलग है, प्रिंसली स्टेट अलग है, उनके लिए एक फेडरल कोर्ट बनाया। यानी फेडरल कोर्ट के पास एक लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होता है, यानी वो सिर्फ कुछ ही केस जो है वो सुन सकते हैं, यानी उनके पास पावर तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इस प्रपोजल को जो है वो ठुकरा दिया, यानी जो वो रिफॉर्म्स बना रहे थे, कुछ सुधार वाली चीज़ें बना रहे थे कि कुछ पॉलिसी में हम सुधार करते हैं, इंडियंस को खुश करते हैं, तो उन्होंने एकदम अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी शुरू की, लेकिन वो इतनी अच्छी भी नहीं थी कि उससे कुछ इंडियंस का भला हो सके। तो जिस कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। और ना सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, दूसरी कई सारी पार्टीज और जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भी इसको ठुकरा दिया गया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ 1939 में, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने क्या हुआ, इंडिया को भी घसीट लिया, ताकि अगर बोलते तुम्हें अगर साम्राज्य चाहिए, अगर पूरा फ्रीडम, अगर पूरा अपना इंडिया चाहिए तो युद्ध करो और इसको ले लो। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो विद्रोह था उस समय बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेशनल कांग्रेस के कॉपरेशन के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के तहत एक क्रिप्स मिशन भेजा। कौन थे वो? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसके तहत उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजा ताकि यानी इंडियन के साथ वो कोऑपरेट कर सके और उनको अपने झांसे में फिर से ले सके। लेकिन आफ्टर वॉर इंडियन यही चाहते थे कि उनको पूरी तरीके से फ्रीडम मिले और साथ में इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट आए, तो जिसके कारण उन्होंने क्रिप्स मूवमेंट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर बैन कर दिया गया था, वही था कि उनकी जो पॉलिसीज थी और अंग्रेजों की बातें जो थी आपस में मैच नहीं खा रही, यानी ब्रिटिशर और कांग्रेस में आपस में मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जिस कारण कांग्रेस को बैन कर दिया गया और मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए पुलिस और आर्मी को लगाया गया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के फेल पूरी तरीके से हो गया था, तो उसके बाद ये तय था कि ब्रिटिश जो था वो किसी भी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर भारत को आज़ाद करने वाली नहीं थी, ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। और गांधी जी को ये डर था कि भारत में जो ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है,
ठीक है, उसे हथियाने के लिए, उसे अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए कहीं जापान उस पर हमला ना कर दे। इसीलिए वो चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो जल्द से जल्द भारत छोड़ दे। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करके अंग्रेजों को एक फाइनल झटका जो है वो दे दिया गया। ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ा यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की तरह था, जिसके अंतर्गत गांधी जी जो थे वो तुरंत फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही गांधी जी और सभी बड़े लीडर्स को जो था वो अरेस्ट कर लिया गया उस समय। ठीक है, गांधी जी ने बोला था ना, करो या मरो, डू और डाई, जिससे हजारों लोग बहुत इंस्पायर्ड हो गए। ब्रिटिश जिससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और इन्होंने पुलिस और आर्मी के साथ मिलकर लोगों पर बहुत कहर बरपाया, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा जुल्म किए उस दौरान उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बारी आती है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रमुख लीडर यानी सबसे बोलते इम्पोर्टेंट लीडर के रूप में सामने आए। वो क्या चाहते थे, वो ब्रिटिश के जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, जैसे जर्मनी थे, जापान थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, यानी उनसे दोस्ती करने के लिए तैयार थे, ताकि मिलकर अंग्रेजों पर अटैक यानी ब्रिटिशर पर अटैक किया जाए और उनको जल्द से जल्द भारत से निकाला जाए। उनका स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी किसी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से छूट गए और भारत की आजादी को आजादी के लिए वो मदद मांगने के लिए फौरन यानी विदेश चले गए। जब वो आए तो इंडियन नेशनल आर्मी की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। शुरू में इसे जिसने बनाया था, जिसके पास इसका कमान थी, वो थे मोहन सिंह। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसको दोबारा से तैयार किया, अपने तरीके से तैयार किया, ताकि जल्द से जल्द ब्रिटिशर को बाहर किया जा सके। अपने तरीके से अपनी पॉलिसीज लगाकर इसको तैयार किया, इस आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी को। लेकिन जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी ने तिरंगे को होस्ट किया, यानी झंडे को, फ्लैग को होस्ट किया, उन्हें तुरंत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने आ गया था। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पावर में आ चुके थे। उनकी भारतीय जो लोग डिमांड कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखते थे। उन्होंने मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और उसमें अंतरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दोबारा से बनाने का उसने प्रस्ताव रखा। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने उसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो मुस्लिम लीग थी यानी मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों के लिए एक अलग से स्टेट बनाने की यानी पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के वायसराय थे। उन्होंने भारत को डिवीजन करने का प्लान तैयार किया, यानी इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करने का एक प्लान किया कि कितना हिस्सा भारत में रहेगा और कितना पाकिस्तान में रहेगा। हालांकि गांधी जी और जो दूसरे लीडर थे उनके प्लान को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, लेकिन कंट्री के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे दंगों के कारण उनके पास डिवीजन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई दूसरी चॉइस भी नहीं हुई। और अंततः वो बुरा दौर जो था वो 15 अगस्त का मिडनाइट था, यानी अंततः मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि फिनिश हो चुका है। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम नए साल में। आज है 2020 का लास्ट डे और मुझे उम्मीद है अगला साल बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आप पढ़ाई स्कूल जाकर नहीं कर पाए, है ना, वैसे तो आपने पढ़ाई की लेकिन स्कूल को आपने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि इस बुरे दौर में भी आपके साथ रह पाए। तो चलिए नए साल में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।